नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। जैसे जैसे चुनावी साल नजदीक आ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हावी होती जा रही है। ऐसा इसलिए कहना जरूरी हो गया है क्योंकि इस समय देश के कुछ नेता सनातनियों यानी हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। ये नेता बार बार हिंदुओं के सहनशीलता की परीक्षा भी ले रहे हैं। जिस गठबंधन को लोकतंत्र बचाने के नाम पर बनाया गया था, अब उसी गठबंधन के कुछ नेता धर्म की राजनीति पर बयान देते हुए अपनी सियासी रोटियों को सेकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयानों से ऐसा लगता है जैसे 2024 का चुनावी नैरेटिव सेट कर दिया है। सबसे पहले आप देश के 2 शिक्षा मंत्रियों के बयान सुनिए। या राम से मानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें निकाल। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। कि जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को नहीं रखा। हमको इस बात का अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ आप लोग। இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்போம். वहीं कभी विवादों के स्वामी रामचरितमानस और सनातन पर विवादित टिप्पणी करते हैं कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है कि ब्राह्मणवाद। तो वहीं इस विवाद की आग दक्षिण भारत तक पहुंच गई, जहां एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू मच्छर से कर डाली। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும். एक तरफ दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंडिया गठबंधन भी कहते हैं। मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी। मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है
और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। कि सनातन पर जो विवाद चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना जवाब दिया है। अब अगर विवाद उठा है तो दूर तक जाएगा। 24 के चुनाव से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उससे पहले सनातन पर हो रही टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इंडी गठबंधन सनातन को खत्म करने के लिए बना है कहा है। वहीं महात्मा गांधी की विचारधारा के खिलाफ ये गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। वहीं सनातन पर विरोध को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो देखिए, लगातार सनातन पर वार होते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया है। जहां 2024 के चुनाव को देखते हुए लगातार सनातन का कार्ड खेला जा रहा है। वहीं सनातन पर विरोध के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उस की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार की बातें कभी दक्षिण भारत के कोई राजनीतिक दल के द्वारा कही जाती है, कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी कहलवाने का काम करते हैं, कभी बिहार से, कभी दिल्ली से। यह अपमान देश सहन नहीं करेगा। और इस खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, लगातार सनातन को टारगेट किया जा रहा है। क्या सनातन पर हमला कर विपक्षी गठबंधन 2024 का एजेंडा सेट कर रहा है? गौरव, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। गौरव, देखिए, लगातार सनातन को टारगेट किया जा रहा है। इसे किस तरह देखा जाए? क्या सनातन पर हमला कर विपक्षी गठबंधन 2024 का एजेंडा सेट कर रहा है? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे कटाक्ष आ रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये हो गई कि यहाँ पर 24 चुनाव में निश्चित रूप से यहाँ पर जनता के मुद्दों पर नहीं, बल्कि यहाँ पर 24 चुनाव राजनीति में धार्मिक मुद्दों पर ही होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहा है और साफ तौर पर सीधे सीधे बयान कहे जा रहे हैं कि सनातन धर्म का उन्मूलन करना है, खत्म करना है। कोई इसको बीमारी बता रहा है, कोई इसको एड्स बता रहा है, कोई डेंगू बता रहा है, कोई मलेरिया बता रहा है, कोई तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि यहाँ पर एक एजेंडा तय हो चुका है और गठबंधन जो INDIA गठबंधन की बात हो रही है, वो गठबंधन बना ही सनातन धर्म के उन्मूलन के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए है। तो जो बातें, जो बयान आ रहे हैं मयूरी, वो स्पष्ट करते हैं कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को भूल नेता फिलहाल इसी मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर पहली बार हमने देखा है कि उन्होंने विपक्ष के मुद्दे पर यहाँ पर जवाब दिया है और कहा है कि सनातन धर्मियों को यहाँ पर सतर्क रहना होगा और समझना होगा एजेंडे के तहत ये लोग एजेंडे के तहत यहाँ पर काम हो रहा है और जानबूझ के सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है और अभी जनता देख रही है और जनता यहाँ सीख रही है। तो निश्चित रूप से मयूरी, ये आने वाले समय में जो ये मुद्दे हैं निश्चित रूप से बीजेपी के लाभ वाले मुद्दे होने वाले हैं, क्योंकि सनातन धर्म के अनुयायियों की अगर संख्या माने तो वो ज्यादा है। और अगर केवल विपक्ष यहाँ पर अपने जो अन्य जो वर्ग हैं उनको अपने पाले में करने के लिए अगर इस तरह के बयान दे रहे तो निश्चित रूप से ये बयान उनके लिए आने वाले समय में आत्मघाती साबित होने वाले हैं। गौरव, देखिए, चुनाव नजदीक है और लगातार सनातन को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि सनातन मुद्दे से किसे नफा, किसे नुकसान? देखिए, यहाँ नफा नुकसान तो केवल ये है कि जो पार्टियां हैं
वो अपने अपने वर्ग को या मजबूत करने में लगी हुई हैं, और उनका केवल एक उद्देश्य है कि जो वर्ग हमारे साथ है, वो परंपरागत जो वोट बैंक हमारे साथ है, वो बना रहे। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे अन्य दलों की बात करें, दक्षिण की बात करें, कि वहां पर भी जो वर्ग विशेष की व्यवस्था है वो अलग है। क्योंकि वहां पर भी सनातन धर्मियों की अगर बात करें तो वहां पर इस तरह के पहले भी कई तमाम तरह के कटाक्ष होते हैं। आज की पहली बार की बात नहीं है कि वहां पर स्टालिन ने बयान दिया है या वहां पर के राजा या प्रमोदी ने बयान दिया। इसके पहले भी तमाम तरह के बयान आते रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये जो मामला है, ये पिछले हम 6-8 महीने से देख रहे लगातार जारी है। जब यहाँ पर हमने देखा था कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने बयान दिया तो उन्होंने कहा था रामचरित मानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। उसके बाद इस बयानों पर लगातार चर्चा होती रही। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमएलसी हैं, और उन्होंने भी तमाम तरह के बयान दिए थे, जिसके बाद राजनीति गरमाई थी। उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं ये मुद्दा लगातार चर्चा बना हुआ। तमाम तरह के बयानों के माध्यम से यहाँ पर फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और सनातन धर्म पर जिस तरह से कटाक्ष हो रहा है, आने वाले समय में ये यानी बैठा बैठा मुद्दा बीजेपी को मिल गया है, और बीजेपी इस मुद्दे को फिलहाल यहाँ बढ़ाने की पूरा प्रयास करेगी। क्योंकि अगर जितना गठबंधन यहाँ पर सनातन धर्म का विरोध करेगा, उतना बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक है, जिस वोट बैंक के आधार पर बीजेपी 2014-19 में आई है, वो मजबूत होता जाएगा। जी धन्यवाद गौरव, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। भाजपा सेवा पखवाड़ा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथ और बस्तियों को मजबूत आधार तैयार करेगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना और आयुष्मान भव योजना के अभियान की शुरुआत के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ रहेंगे। वहीं केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे वाराणसी में रहेंगे। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी झांसी और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह गोरखपुर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा की ओर से 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सेवा पखवाड़े में आयुष्मान भव योजना के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान संचालित किए जाएंगे। तो बीजेपी ने बड़े बड़े मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। बता दें कि पूरी तरह से चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। बूथ और बस्तियों में आधार मजबूत करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा का सेवा पखवाड़ा अभियान चलेगा। तो चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रही है। जहां 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, इस अवसर पर तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे, वहीं सेवा पखवाड़े का भी आयोजन किया जा रहा है। क्या मकसद है इस अभियान का? देखिए, यहाँ पर चुनाव आ गए और तैयारी चलती रहेंगी। बीजेपी 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। वहाँ पर समय समय पर तमाम कार्यक्रम के माध्यम से जनता को साधने का प्रयास किया जाता है, और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह फूकती बीजेपी नजर आती है। और यहाँ पर इसी के तहत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17 सितंबर को जन्मदिन के बाद शुरुआत होगी, और यहाँ पर तमाम कार्यक्रम के माध्यम से उनका जन्मदिन भी मनाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय में ये प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, और इस दौरान तमाम तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सेवा पखवाड़ा आयोजित होगा। इसके अलावा 25 अगर बात करें तो ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं। चाहे उसमें दीनदयाल उपाध्याय की आगामी 25 सितंबर को जयंती है, उस दौरान भी तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा भाजपा सेवा पखवाड़ा रहेगा, और वोटर्स सशक्तिकरण अभियान भी यहाँ पर चलाया जाने वाला है, और कार्यकर्ताओं को उत्साह फूकने के लिए बीजेपी लगातार तैयारी में लगी रहती है। इस तरह के कार्यक्रम आने वाले समय में भी हमको यानी आयोजित होते नजर आएंगे, क्योंकि बूथ और बस्ती स्तर पर भी यहाँ पर एक अभियान चलाकर सेवा पखवाड़ा के तहत और एक अभियान चलाकर यहाँ पर प्रयास किया जाएगा कि जो आपके मलिन बस्तियां हैं या जो वहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं उनको भी अपने साथ जोड़ा जाए, जिससे उनका वोट भी हमको मिले और साथ साथ उनका कुछ विकास किया जा सके। बीजेपी की जो नीति है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसके तहत बीजेपी सभी वर्गों को साथ में लेने का लगातार प्रयास करती नजर आ रही है। इसके पहले भी हमने देखा तमाम तरह की बातें यहाँ पर हो रही थी, चाहे पसमानदा मुसलमान समाज की बात करें या अन्य वर्गों की बात करें। और जिस तरह से अभी हमने देखा है कि घोसी में जो चुनावी हार हुई उसके बाद बीजेपी ओबीसी और दलित वर्ग को लेकर बहुत सक्रिय हो गई है। उसके तहत ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी ओबीसी महाकुंभ भी आयोजित करने वाले, इसके माध्यम से ओबीसी वर्ग को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। मयूरी, देखिए गौरव, बड़े बड़े मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो कौन कौन से मंत्री शामिल हैं और किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं कार्यक्रम को लेकर?
देखिए मयूरी, अब कार्यक्रम बड़ा होता है तो यहाँ सबको सबकी जिम्मेदारी दी जाती है। कार्यकर्ता स्तर से लेकर हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो वहाँ मंत्री स्तर के लोग भी शामिल होते हैं, पदाधिकारी शामिल होते हैं। सर यहाँ पर सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। यहाँ पर व्यक्ति विशेष के नाम अलग से नहीं लिया गया है, पर यहाँ तैयारियों का जो जिम्मा है सबको दिया जाएगा। अगर ओबीसी वर्ग की बात करें तो ओबीसी वर्ग के तमाम नेता बीजेपी के पार्टी, चाहे भूपेश चौधरी की बात करें, स्वतंत्र सिंह की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, तमाम लोगों को यहाँ पर कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी जाएगी। ओबीसी महाकुंभ की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा सेवा पखवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर सभी लोगों को जो संगठन में है उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। और एक अभियान के तहत पूरी तरह से जो एक समयबद्ध तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी यहाँ पर अपनी तमाम व्यवस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और हर वर्ग तक पहुंचने का अपना प्रयास करती नजर आ रही है। निश्चित रूप से 24 चुनाव को देखते हुए बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह सक्रिय है। और चूंकि यहाँ पर जो घोषी में हार हुई है उससे समीकरण यहाँ पर जरूर गड़बड़ा है, पर समीकरण को दोबारा दुरुस्त करने के लिए काम करेगी। और मैं अभी आज ही देखा है कि आज बीजेपी जिलाध्यक्ष, उनकी माननीय अध्यक्षों की सूची भी आ चुकी है और निश्चित रूप से अब इनको काम पर भी लगाया जाएगा और सारी चीजों को दुरुस्त किया जाएगा। जी धन्यवाद गौरव, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, विधानसभा क्षेत्र में बूथ और बस्तियों में मजबूत आधार तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना और आयुष्मान भव योजना के अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री समेत तमाम दिग्गज शामिल होंगे, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है और तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके लिए भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं। खबर दोपहर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।